ठीक है, तो अभी हम लोग को डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। डिजिटल कम्युनिकेशन में जैसे आप लोगों को सैम्पलिंग थ्योरम का मैंने दिया 4 लेक्चर, सैम्पलिंग थ्योरम बेस है, ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरम अगर आपको आता है तो आप एनालॉग कम्युनिकेशन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरम का यूज डिजिटल कम्युनिकेशन में भी है। सैम्पलिंग थ्योरम बाउंड्री है एनालॉग कम्युनिकेशन की। एक डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या करना होता है, सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। इसका डिजिटलाइज करना होता है पहले कम्युनिकेशन के लिए, सेंड करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंटिन्यूअस सिग्नल है उसके डिस्क्रीट सैंपल्स लेने पड़ेंगे, इसको पहले डिजिटलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो अब सैम्पलिंग थ्योरम में कैसे डिजिटलाइज करते हैं वो हमने देख लिया है। हम इम्पल्स, आइडियल सैम्पलिंग में इम्पल्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेचुरल सैम्पलिंग में रेक्टेंगुलर पल्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में वो मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था, है ना, उस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब सैम्पलिंग थ्योरम में ये चीज़ है कि सैम्पलिंग थ्योरम अगर आपको आता है तो आप एनालॉग कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर जाएंगे। अरे बात समझ में, एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ो तुम लोग मेरे से। जैसे सैम्पलिंग थ्योरम में क्या है कि fs इक्वल टू 2fm चाहिए, है ना, बैंडविड्थ जो होनी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो बैंडविड्थ का डबल होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसका यूज नहीं है एनालॉग कम्युनिकेशन में। सैम्पलिंग थ्योरम डिराइव कैसे होता है, ठीक है। 2 टाइम डोमेन सिग्नल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन लेना होता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो कॉन्वोल्यूशन लेते हैं हम, या फिर जो 2 टाइम डोमेन सिग्नल का जो मल्टीप्लाइड सिग्नल होता है, इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म होगा उसमें कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है, ये सैम्पलिंग थ्योरम, ये सिलेबस गेट पे है। और क्वेश्चन इस पे आता है, ना कि fs इक्वल टू 2fm पे, तो सिंपल फार्मूला है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तुम यही देखोगे, 2 सिग्नल दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म में इसमें कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंटेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं गेट में। तो यही चीज़ हम एनालॉग कम्युनिकेशन में भी करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरम में क्या करते हैं, एक सिग्नल है एम्प्टी ना, इसको हम इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं। आइडियल सैम्पलिंग की बात करें हम ज़्यादातर, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, एम्प्टी को हम cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका हम अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एम्प्टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म mf हो जाता है, और इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म इम्पल्स ट्रेन ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये इम्पल्स ट्रेन आ जाएगा इसका, ठीक है। और mt है ना इनटू ये st है, इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म जो आ जाएगा वो mf है ना, और st के फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म का कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा सिग्नल होगा, इसका इसके साथ कॉन्वोल्यूशन शिफ्टेड mf मिलेगा आपको, ठीक है। ये आता है गेट में। अब एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या करना है, आपको सेम काम करना है, यहाँ पे st की जगह पे cos ओमेगा ct आ जाता है, ठीक है। ये कैरियर हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको देखना है कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होगा ना। जैसे इसमें तुम करो cos ओमेगा ct का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, ये ज्यादा आसान है ना। यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो अब तुम ये बताओ, mt यहाँ पे mf होगा, है ना। अभी बताओ mf का इसके साथ कॉन्वोल्यूशन लेना आसान है या mf का इसके साथ कॉन्वोल्यूशन लेना आसान है। तो सैम्पलिंग थ्योरम आसान हुआ या एनालॉग कम्युनिकेशन आसान हुआ। अगर तुम अच्छे से, क्या मतलब ये है कि ये तो सिंपलेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम है। अगर आपने सैम्पलिंग थ्योरम अच्छे से पढ़ रखा है तो आपने, तो st की जगह पे अगर मैं रेक्टेंगुलर पल्स दे दूं, है ना, ये भी पढ़ रखा होगा। अब अगर आप mf का कॉन्वोल्यूशन, इसका कॉन्वोल्यूशन इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ लेकर के, ठीक है, सिग्नल में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंटेंट आएगा, अगर ये पता लगा सकते हो तो ये तो बहुत छोटी सी बात है एनालॉग कम्युनिकेशन, है ना। तो सैम्पलिंग थ्योरम आता है तो एनालॉग कम्युनिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। अगर एनालॉग कम्युनिकेशन हो गया फिर सैम्पलिंग थ्योरम से क्या है, डिजिटलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो अब डिजिटल कम्युनिकेशन में सैम्पलिंग थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरे इसका सिग्नल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको डिजिटल कम्युनिकेशन में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। बिना प्रोबेबिलिटी का नहीं होगा। और प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी नहीं जो हम पढ़ते हैं डाइस वाली और कॉइन वाली प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा। तो वो तुम लोग इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होगे, रैंडम प्रोसेस पढ़ चुके, अच्छा।
ठीक है, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकली पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो हम लोग अभी डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन में जितनी मैथमेटिक्स की जरूरत होगी, बीच बीच में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स की तो फिर से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो हम लोग रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं, है ना। जैसे रैंडम वेरिएबल में अगर मैं पूछूं कि मैं 5 नंबर सोच रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इंटीजर, 5 सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, जब मैंने 4 सोचा, मेरे दिमाग में भी 4 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5, सिंपल है ना, सैंपल स्पेस 5 है, कोई एक हो सकता है तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो डिस्क्रीट है। अगर मैं ऐसे पूछूं कि मैंने 1 से लेकर के 5 के बीच में कोई भी रियल नंबर सोचा है, बताओ कौन सा रियल नंबर सोचा है, ठीक है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है, 0 है ना प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने सोच लिया 1.0234968, ठीक है, तो ये बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना है, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है, और तुम्हारे पास ऑप्शन कोई एक ही नंबर बोलने का है, तो 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मैंने 1 से लेकर के 5 तक, है ना, कोई भी नंबर सोचा है, ठीक है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैंने जो नंबर सोचा है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा, है ना। मैंने नंबर सोचा है वो 1 से लेकर के 5 के बीच में हो सकता है। 1 2 3 4 5, ये है ना सैंपल स्पेस, इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, 1 2 3 4 से लेकर के 5 के बीच में। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैंने 1 से 2 के बीच में एक नंबर सोचा है, तो यहाँ पे तो सही बताया जा सकता है ना, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मैंने जो नंबर सोचा है इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी ना, मैं इसमें से कुछ भी सोच सकता हूँ, तो 1 से 2 के बीच में क्या आ जाएगा, ये लेंथ हो गया ना सैंपल स्पेस का, ये लेंथ हो गया जो फेवरेबल स्पेस है, और टोटल सैंपल स्पेस का लेंथ कितना है 4, तो ये 1/4 यूनिट हो जाएगा। तो बता रही समझ में, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे किसी एक नंबर की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 आएगी, यहाँ पे किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी आ सकती है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं रेंज लिख देता हूँ, 1 से लेकर के 2 तक मैंने नंबर सोचा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 होगी ना, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लिया कि मैं 1 ले देता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला 1 है, 0 यहाँ पे है, 2 3 4 5, 1 से 2 के बीच में अगर मैं नंबर सोच रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, तो मैं इसको यहाँ पे ये हाइट 0.5 इंडिकेट कर दे रहा हूँ, और 0.2 पे इंडिकेट करने का मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी नहीं है, 1 से लेकर के 2 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.25, 1 से लेकर के 3 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विड्थ डबल हो गए, तो ये 0.5 हो जाएगा, सोचने में भी लग रहा है ना। तो 1 से लेकर के 3 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, ये 3 की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 1 से लेकर के 3 की प्रोबेबिलिटी होगी, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पॉइंट कितना होगा, ठीक है। मैंने कोई नंबर 1 से लेकर 5 के बीच में सोचा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली 1 हो ही जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हारे को 0.5 मिलेगा। 1 से लेकर के 0.5 तक सोचो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये लेंथ कितना है 0.5, टोटल लेंथ 4, तो 0.5 डिवाइडेड बाई, तो ये इस ग्राफ को तुम ऐसे मिला सकते हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ठीक है। ये वो पीडीएफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन नहीं है। तो तुम अब CDF इसका बना सकते हो, एक फेयर डाइसिस को रोल किया जाता है ना, तो तुम इसका CDF बना सकते हो। तो CDF ऑफ फेयर डाइस बनाओ। ये समझ में आ रहा है ना, यहां पे जो पॉइंट है वो 1 से लेकर के 2 तक की प्रोबेबिलिटी का सम है पूरा मिला करके, ठीक है। 2 से 3 के बीच 1 से लेकर के 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 से लेकर के 3 तक की प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछूं कि 2 से लेकर के 3 के बीच में आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 से लेकर के 3 के बीच में नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तुम ऐसे कहोगे कि 1 से लेकर के 3 तक है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1 से लेकर के 2 तक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये। तो तुम इस हाइट में से ये हाइट सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये हाइट जो मिलेगी ये क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के 3 तक आने की प्रोबेबिलिटी। अगर फेयर डाइस का हम बनाए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, और यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, नंबर होगा ना, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ। तो उसमें 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, 0 नहीं आता है ना, तो 0 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। 0.5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सैंपल स्पेस में ही नहीं है, तो ये मान लो पॉइंट 1 है, 0 से लेकर के 1 तक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 1 से कम तक। 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो यहाँ पे सडन जंप हो जाएगा 1/6 यूनिट का। 2 3 4 5 6। फिर 1 से लेकर के 2 तक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। अगर मैं पूछूं कि तो यहां पे तुम्हारे को अगर करना होगा, तुम यहां पे वैल्यू इंडिकेट करोगे या यहां पे इंडिकेट करोगे, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CDF एट 1.5, यहां पे होगी, ये हाइट होगी ना, 0 नहीं होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से लेकर के 1.5 तक की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 की प्रोबेबिलिटी तो 6 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.1/6 आएगी, ना कि 0 होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1.5 की प्रोबेबिलिटी नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, इस पॉइंट पे 0 से लेकर के 1.5 की प्रोबेबिलिटी होगा, तो बीच में तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ कांस्टेंट बनाएंगे, और फिर यहाँ पे 1/6, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, यहाँ पे 1/6। और ये वैल्यू 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये वैल्यू 5/6 4/6 3/6 2/6 1/6 ना। इसको हम इवेंट कहेंगे। यहाँ पे इवेंट क्या है, तुम डाइस रोल कर रहे हो, कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसी को हम एक इवेंट का नाम देंगे, और इस इवेंट की वैल्यूज क्या हो सकती है उसको हम एक्स एक्सिस पे डालते हैं, इसको इवेंट का नाम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इवेंट की वैल्यूज क्या हो सकती है उसको हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम डिस्क्रीट वैल्यूज पढ़ते हैं ना, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, जो भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़े अभी तक वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज पढ़े हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का एक पॉइंट पे सडन जंप होता है हाँ? लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, जहां पे प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ठीक है, वहां पे CDF आपको स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन या फिर
हर पॉइंट पे सडन जंप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये CDF तो डिफाइन, इसको भी हम यहाँ पे CDF कहेंगे, लेकिन एनालिसिस में CDF उतना कन्वीनियंट नहीं होता एनालिसिस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ CDF, ठीक है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हो जाएगा, जैसे 2 से 3 के बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है ना, ये CDF से नहीं पता चल रहा है ना, ठीक है। तुम क्या करो, यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ये पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ये हाइट, फिर दोनों हाइट का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारे को पता चल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी के डेंसिटी को बताएगा, ठीक है। जैसे इसका तुम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाओगे, तो तुम्हारे को एक्चुअली पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी हर रेंज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रही बात? जैसे अगर तुम ऐसे सोचो, अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि मैंने 1 से लेकर के 5 तक नंबर सोचा है, कोई भी रियल नंबर, तो तुम्हारे को क्या लग रहा है, प्रोबेबिलिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अलग अलग है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जितना 1 से लेकर के 2 तक मैं सोचूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी है, उतना ही 2 से 3 तक सोचने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी क्या है, सिमेट्रिकल है। तो तुम्हारे को एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगा ना जहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट दिखाई दे, है ना। वो ज़्यादा अच्छा, वो ठीक से फील होगा उस टाइम, उस फंक्शन में। तुम क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो CDF को, ठीक है। तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, और ये वैल्यू, ये हाइट कितनी होगी, इसका स्लोप क्या होगा, 1/4, ये हाइट हो जाएगी 1/4। ये 1 2 3 4। तुम्हारे को अगर इस ग्राफ से इस ग्राफ पे आना होता है, ये ग्राफ गिवन है और ये ग्राफ चाहिए, तो तुम डिफरेंशिएट कर देते हो, है ना। अगर इस ग्राफ से इस ग्राफ पे आना होगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। और इक्विवेलेंटली हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ से अगर इस ग्राफ पे आना होगा तो इस ग्राफ का हम एरिया लेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब एरिया होता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ का पॉइंट, है ना, इस ग्राफ के एरिया के इक्विवेलेंट है, ये क्या होगा ना, हम कहेंगे इस ग्राफ में x = 2 पे जो वैल्यू होगी वो इस ग्राफ का क्या होगा, 1 से लेकर के 2 तक का एरिया, है ना। 2 पॉइंट का एरिया नहीं, स्टार्टिंग से लेकर के 2 तक का एरिया। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी 1 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी। तो इस ग्राफ में अगर आपको 1 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी तो तुम्हारे को क्या करना है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो 1 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे आएगा, एरिया लेकर के, कहाँ से कहाँ तक एरिया लेना है, 1 से लेकर के 2 तक एरिया। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपने इतना एरिया लिया है तो 1 से लेकर के 2 तक की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट करूं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3 से लेकर के 4 तक की प्रोबेबिलिटी। इसमें 3 से लेकर के 4 तक की प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगाओगे, 4 तक की प्रोबेबिलिटी ये है और 3 तक की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये हाइट देगा ना 3 to 4 की प्रोबेबिलिटी 3 to 4। और तुम अगर इंटीग्रेट करो तो ये एरिया जो है ये इतनी ही हाइट को देगा। और ये टोटल हाइट क्यों मिल रहा है, ये टोटल हाइट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया के करस्पॉन्डिंग है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो दिस हाइट इज इक्वल टू, ये हाइट पाने के लिए 1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करोगे, मतलब आप 1 से लेकर के 4 तक टोटल एरिया ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझ में आया।
जब भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता लगाना होगा आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। एक और अब बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने की है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में देखो जब भी रैंडम वेरिएबल है तो रैंडम वेरिएबल का कुछ सैंपल स्पेस होगा ना, भले ही कंटिन्यूअस होगा लेकिन स्पेस होगा, ठीक है। उस पूरे स्पेस में आने की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही 1 होगी, है ना। तो जैसे CDF के आप एक्सट्रीम एंड पे चले जाएंगे, जैसे हमारा एक्सट्रीम एंड 5 है, तो यहाँ पे तो आपको वैल्यू हमेशा ही 1 मिलेगा ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इंटायर रेंज की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें इस ग्राफ में ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये टोटल एरिया है ना। तो PDF का टोटल एरिया जितने इंटायर रेंज में PDF बना हुआ है वो टोटल एरिया कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे एरिया मेड बाय PDF, है ना, ये क्या आ जाएगा 1। जैसे तुम इसमें वेरीफाई करके देख लो, ये विड्थ कितनी है 4 और ये हाइट 1/4, ठीक है ना। 1/4 मैंने एरिया 1 करने के लिए नहीं किया था, मैंने स्लोप से किया है ना। तो ये आ जाएगा 1/4 × 4, ये 1 आ जाएगा। अब यहां से एनालाइज करना बहुत आसान है, तुम्हारे को जिस दो इंटरवल की प्रोबेबिलिटी पता लगानी है ना, उसके बीच में तुम एरिया पता लगा लो। अब जैसे एक छोटे से इंटरवल, इस इंटरवल की मान लिया कि प्रोबेबिलिटी हमारे को पता लगानी है कि जो नंबर मैंने सोचा है, अब जो मैंने नंबर सोचा है वो क्या हो जाएगा, एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, वो पता नहीं है किसी को ना, वो एक रैंडम क्वांटिटी है, इसका डेल्टा x मान लो। मैंने जो नंबर सोचा है उसकी विड्थ जो होगी वो डेल्टा x है, उसकी रेंज जो है वो डेल्टा x है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, p डेल्टा x इक्वल टू, ये एरिया है ना, हाइट 1/4 है, 1/4 × डेल्टा x। अब मैंने तुम्हारे को ये कहा था कि किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, एक पॉइंट की विड्थ कितनी होती है 0। अच्छा, तो हम लिमिटिंग केस में किसी एक पॉइंट की विड्थ 0 ना कह के मैं dx कहूं और dx टेंड्स टू 0 कह दूंगा, ये कह सकते हैं। ये एक पॉइंट है, इसकी मैं विड्थ जो कह रहा हूं, इसकी विड्थ मैं dx कह रहा हूं और dx टेंड्स टू 0, क्योंकि किसी भी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर रेंज की प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है, तो हम किसी पॉइंट को हम एक रेंज मान सकते हैं और उसका रेंज क्या हो जाएगा dx, तो इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 × dx। किसी भी पॉइंट x की प्रोबेबिलिटी, और यहां पे PDF फंक्शन क्या है, PDF इक्वल टू क्या आ रहा है, PDF x। PDF x का मतलब यही होगा, ये हाइट, ये कांस्टेंट है ना, तो इसको हम कहेंगे PDF x इक्वल टू 1/4 है। और किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 × dx आती है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1/4 × dx आया है ना, इन जनरल 1/4 की जगह तुम क्या लिखोगे, PDF फंक्शन की वैल्यू लिखोगे, ये जो हाइट आ रही है ये हम इसको PDF फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ PDF फंक्शन इक्वल टू PDF x, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और किसी भी पॉइंट x की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और उसका विड्थ तुम dx मानोगे, तो PDF x × dx। तो ये सारी एनालिसिस हम रैंडम वेरिएबल के लिए करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी तुम इस कॉन्सेप्ट को इसमें लगा सकते हो डिस्क्रीट में। जैसे इसका अगर मैं PDF कैसा बनेगा, इंपल्सिस बनेगा, इंपल्सिस की स्ट्रेंथ क्या होगी 1/6 स्ट्रेंथ होगी, 1/6 वैल्यू नहीं होगी, उसका एरिया 1/6 होगा ना, स्लोप तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा ना। मैंने देखो सैम्पलिंग में मैंने इतना कुछ पढ़ाया ना, सैम्पलिंग में मैंने बार बार ये बताया, स्ट्रेंथ और वैल्यू बताई मैंने,
इस ग्राफ का जब तुम एरिया लोगे तभी तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, 1/6 का चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एरिया कितना मिला होगा, 1/6 का एरिया मिला होगा ना, तो हम एरिया 1/6 कहेंगे। इसकी स्ट्रेंथ जो है ये 1/6 है। बाकी यहाँ पे कोई वैल्यू में चेंज नहीं हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया मिलेगा, 0। तो हमारे को ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना है कि एरिया 0 मिले। अगर तुम ग्राफ ऐसे बना दोगे तो ये एरिया मिलने लगेगा ना, तो तुम्हारा क्या करना है, 0 करना है। या फिर इतना क्यों करें, इसको डिफरेंशिएट ही करना है ना, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे एक 1/6 का इम्पल्स, और 6 पे भी 1/6 का इम्पल्स हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक एरिया अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। कोई इवेंट है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में क्या है, एक रैंडम इवेंट है, ठीक है। इस केस में देखो प्रोबेबिलिटी, तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था प्रोबेबिलिटी का वो यूनिफॉर्म था ना, मेरे क्वेश्चन से ही लगा था वो यूनिफॉर्म है। मैं 1 से लेकर के 5 तक के बीच में कोई भी नंबर सोच रहा हूँ विदाउट एनी बायसिंग, तो सबको बराबर जाएगा ना हर रेंज को। तो जब भी एक इवेंट बिल्कुल यूनिफॉर्म हो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कांस्टेंट लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं पीडीएफ कांस्टेंट लाइन बनाऊँ उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन। अ फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बिटवीन -1 to 1, है ना। और मैंने ये दिखाया पीडीएफ की वैल्यू 2, है ना। तो ये इसमें कुछ गलत है ना, एरिया हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपको ये वैल्यू नहीं दी रहेगी, जरूरी नहीं कि आपको ये वैल्यू दी रहे, है ना। तो ये वैल्यू आपको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये पीडीएफ, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, पीडीएफ एक इवेंट x, इवेंट का नाम क्या है, नंबर -1 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसको हम इवेंट कहेंगे, इसको हम कैपिटल X का नाम देंगे। और नंबर अलग अलग कुछ भी हो सकता है ना, -1 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। तो वो वैल्यू को हम स्मॉल x से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे x। अब मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ग्रेटर देन 0.8, 0.8 से ज़्यादा करने के लिए आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है ना। ये हाइट कितनी हो जाएगी, 1/2, तो 1/2 इंटू ये विड्थ कितनी है, ये 0.2 है ना, तो ये 0.1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई इवेंट है उसका पीडीएफ इस तरह से दिया हुआ है, k इंटू e टू पावर -2x। किसी का पीडीएफ ये दिया हुआ है, तो k की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेकर, ये 0 से डिफाइंड है, ना। तुम क्या करोगे, पीडीएफ का इंटीग्रेशन हमेशा 1 आता है ना, ठीक है, जो भी रेंज है उस रेंज के ऊपर, है ना। तो ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक डिफाइंड है ना, ये लग रहा है ना पीडीएफ 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम इसको लिखोगे k इंटू ई टू पावर -2x, एरिया इंटीग्रेशन 0 to infinity इक्वल टू 1, है ना। तो k इक्वल टू आ जाएगा k इंटू ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 2 आना चाहिए। ये लिमिट जो होती है e टू पावर -kx 0 to infinity, k जहाँ पे पॉजिटिव है ना, ये लिमिट हमेशा 1 आ जाएगा ना, इन्फिनिटी पे 0 और 0 पे 1, माइनस लगा करके यहाँ पे, है ना। तो ये बस 1/2 आ जाएगा, बाकी लिमिट को तो 1 आना ही है। ओके, अब प्रैक्टिकली
बहुत सारे रैंडम वेरिएबल होते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। जैसे तुम्हारे पूछूं कि जैसे तुम्हारा डिजिटल कम्युनिकेशन के पूछो कि डिजिटल कम्युनिकेशन में तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे, तुम्हारे को अपना लेवल पता है ना, और चीज़ें रैंडम क्यों है, एग्जाम रैंडम है ना, लेकिन फिर भी तुम्हारे को थोड़ी बहुत सर्टेनिटी है कि मैं इतना पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मुझे पास तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मान लो कि 100 में 40 नंबर पे पास होते हैं, है ना, तो 40 से ज़्यादा लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। और ऐसा भी नहीं कि तुम 90 लाओगे, उतना भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है ना। तो जैसे मैं ऐसे पूछूं और नंबर कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है नंबर, ठीक है, तो ये बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है, हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और मैं पूछूं कि तुम एग्जैक्टली 55.6 मार्क्स लाओगे, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये 0 है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, जैसे इसको मैं 10 इंटरवल में बांट रहा हूँ, ठीक है, 0 से 10 मार्क्स, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से बांट रहा हूँ मैं। 10, 20, 30 नहीं बना रहा हूँ मैं, सीधे 40 बना रहा हूँ, 40, 60, 80 और 100। 0 से लेकर के 20 मार्क्स आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है ना, ठीक है। तो उस पॉइंट को तुम कहाँ पे इंडिकेट करोगे, 0 से 20 की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये CDF अगर मैं पहले बनाऊं, उस पॉइंट को कहाँ पे इंडिकेट करोगे, 20 के पास वैल्यू इंडिकेट करोगे ना, यही तो CDF मैंने डिफाइन किया था कि 0 से 20 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी 1% है, 0.01 है, 0.01 या और बढ़ा दूं मैं, हाँ 0, कभी फेल नहीं हुए हो, अभी तक नहीं हुए फेल, अच्छा चलो मैं 0.01 करता हूँ, मैं इतना भरोसा नहीं रखता हूँ, डिजिटल में पक्का लगेगी, डिजिटल में लगने वाली है, तो यहाँ पे मैं ये 0.01 कर देता हूँ, ठीक है। 20 से 40 के बीच में आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 20 से 40 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी मान लेंगे मैं 0.02 मान लेता हूँ, लेकिन 40 पे वैल्यू क्या इंडिकेट करोगे, 0 से 40 वाला ना, तो 0.03, मतलब 3% चांस में मैं ले रहा हूँ फेल होने के, ये थोड़ा ज़्यादा मान लिया मैंने, यहाँ पे इतना हो जाएगा ये, ठीक है। 40 से 60 के बीच क्या, हाँ ये ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी, हाँ इसी में आता सबसे ज़्यादा, तो मैं 40 से 60 के बीच में ऐसे मानता हूँ, कितना 50% चांस इसी के बीच में आने का है, तो सीधे 50% कर दें यहाँ से, ये कितना था 3 था ना, यहाँ पे वैल्यू 53% हो जाएगी, 53 यूनिट, ठीक है। फिर 60 से 80 के बीच में मान लेता हूँ कि इसमें कितना चांस है, ठीक है। तो अब समझ रहे हो डेंसिटी फंक्शन कैसे बन रहा है, कुछ मैं ऐसे बना दूँ, 60 में सबसे ज़्यादा मान लेता हूँ मैं, डेंसिटी है, वो ऐड होता चला जाएगा ना इस तरह से, ये कुछ ऐसे मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 से 100 के बीच में तो आना ही है मार्क्स, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 या फिर ये 100%, ठीक है। अब तुम इसका क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बना सकते हो। अब देखो यहाँ से डेंसिटी पता नहीं चल रहा है ठीक से, ठीक है, तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर आने के चांस कहाँ पे है, 40 से लेकर के 80 के बीच में, है ना, यहाँ पे स्लोप सबसे मैक्सिमम है ना, ठीक है। तो स्लोप से अच्छा है कि हम वैल्यू से देखें, और स्लोप जहाँ पे ज़्यादा होगा अपने आप ही वहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो बेटर है कि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से देखें, है ना। तो इसका स्लोप यहाँ पे क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ पे हम कम वैल्यू से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है, और यहाँ पे स्लोप घट के 0 हो जा रहा है। तो मैं कुछ इस तरह का फंक्शन बना सकता हूँ, ये आपके मार्क्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा, ये 0 और ये 100, और आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आने के चांस है
60 के रेंज में सबसे ज़्यादा मार्क्स आने के चांस है। ये PDF बन जाएगा, PDF x 60 पे वैल्यू, इसका पीक 60 पे आएगा। क्यों? 60 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना। ओके, कुछ इस तरह का फंक्शन बनेगा, हो सकता है मुझे, और हो सकता है टोटल एरिया ज़्यादा आ रहा हो 1 से, तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ गेन मिलाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि टोटल एरिया क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से करेंगे, 1/K1 e टू पावर -x - 60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 स्क्वायर। इस तरह से मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए लिख दिया कि कहीं कांस्टेंट लिख दूंगा तो वो नेगेटिव भी हो सकता है ना, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा तो ये एक्सपोनेंशियली राइज करता चला जाएगा। तो इस तरह के वेरिएबल को हम गॉसियन फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में गॉसियन फंक्शन बहुत बार गॉसियन फंक्शन के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और ये सब वैल्यू कैलकुलेट करें। ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ। एक बल्ब है, ठीक है, वो कितने दिनों तक ठीक रहेगा, ठीक से काम करेगा, कोई भी बल्ब, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ इस तरह से है। 3 साल, ये ईयर में लिखा हुआ है पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बल्ब जो है वो 5 साल से ज़्यादा तक के लिए टिकेगा। हाँ, ये PDF दिया हुआ है, उसके लाइफ का ये PDF दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे ईयर। तो हर क्वेश्चन में यही करना है कि पहले तुम हाइट निकालोगे, ये है ना, एरिया टोटल 1 करके, ठीक है। ये 2/3 हो जाएगा। आपको ये एरिया चाहिए ना, इस एरिया के लिए आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, या फिर इतना ही एरिया चाहिए ना, तो तुम सिमेट्री से देखो, जो एरिया 5 से 6 के बीच में होगा वही एरिया 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये एरिया कैलकुलेट कर लो। क्योंकि इस लाइन के इक्वेशन को डील करना बहुत आसान है ना, ये 0 से पास हो रहा है ना। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? k की वैल्यू 1/3 आ रही है, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 3, 1/9। तो इस लाइन का स्लोप है, लाइन का इक्वेशन बन जाएगा x/9, है ना। तो PDF x बोलेंगे हम, PDF x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, PDF स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली x पर डिपेंड करेगा, तो PDF x इक्वल टू x/9 आ जाएगा। अब आपको ये एरिया पता लगाना है, तो इस x/9 को आप 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। PDF x dx इंटीग्रेशन 0 to 1। ये 1/18 आ जाएगा। तुम छोटे छोटे 1 ईयर के रेंज को कंपेयर करो, तो किस रेंज में, कौन सा ऐसा रेंज है जितने दिन
इस बल्ब को टिकने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी। तुम्हारे को एक रेंज बताना है 1 ईयर वाला रेंज, किस रेंज में मैक्सिमम होगी, 2.5 से 3.5, इस रेंज में सबसे मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा ना आपको। अच्छा, अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि तुम्हारे ये बताना है कि ये कितने साल टिकेगा, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, ठीक है, लेकिन तुम्हारे को कोई एक ईयर बताना है कि भाई ये इतने दिन टिकेगा ऑन एन, तो तुम ये सोचोगे नहीं ऑन एन एवरेज, जैसे दुकानदार को बताना पड़ेगा नहीं भैया ये तो इतना ही टिकता है। अब दुकानदार को तुम ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन समझा के तो नहीं बताओगे, तुम एक वैल्यू बताओगे ना कि भैया आपका तो ये मतलब 2 साल चलता है या 3 साल चलता है या 4 साल चलता है ये बल्ब, ठीक है। तो बेस्ट कौन सा होगा कहना, 3 साल का होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली तुम क्या कह रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो उनको कि तुम उनको ये एवरेज वैल्यू बता रहे हो कि ऑन एन एवरेज जो है ये बल्ब 3 साल चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 3 साल तक चलने की है उतनी प्रोबेबिलिटी 3 साल से लेकर के 6 साल तक चलने की है ना, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज तुम क्या कहोगे कि ये 3 साल चलेगा। तो अब अभी हम ये देखेंगे, सेम एग्जांपल याद रखना, अभी हम एक रैंडम वेरिएबल लेंगे, ठीक है, एक तो वो रैंडम है उसमें सबकी प्रोबेबिलिटी पता लगाते हैं और उन सारी प्रोबेबिलिटी की हम एवरेज प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 साल आ जाएगा, ठीक है। तो हम एवरेज ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, आरएमएस ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग एवरेज कौन से वैल्यू का पढ़ते हैं, एक फंक्शन गिवन होता है, वो कोई रैंडम नहीं होता है, एक सिंगल फंक्शन गिवन होता है, किस पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी सब कुछ डिफाइंड होती है, उसका हम एवरेज निकाल देते हैं 1/t ft/dt, है ना। लेकिन यहाँ पे एक इवेंट है जो पता ही नहीं है, ठीक है, वो रैंडम है, उसके आने के चांसेस कैसे है वो पीडीएफ आपको दिया रहेगा, इसमें भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। देखो ये सब चीजें ना थोड़ी हाइपोथेटिकल लग रही है ना, ठीक है, भाई जब पता ही नहीं तो क्यों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ये सब चीजें मीनिंगलेस है, लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये सब चीजें बहुत एक्यूरेटली काम करती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर तुम एक बल्ब लेकर के आते हो, ठीक है, तो कुछ भी चल सकता है ना, लेकिन ऐसे ऐसे 2 करोड़ बल्ब कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो 2 करोड़ बल्ब की एनालिसिस इसके बेसिस पे बहुत एक्यूरेटली कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट है ना, कि सबसे पहले आप क्या करो, हाइट कैसे पीडीएफ कैसे पता लगाओगे, हाइट पहले पता लगा लो और फिर देख लो लाइन की इक्वेशन क्या बन रही है, तो वो पीडीएफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और जहां पे भी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, जिस भी रेंज का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है उस रेंज का एरिया पता लगा लो, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, तो हमेशा 1 ही आएगा, है ना, 1 से डिवाइड कर दो तो वो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे को क्या पढ़ना है कि, ठीक है, नेक्स्ट हम रैंडम वेरिएबल की एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पढ़ते हैं, है ना। एवरेज वैल्यू पढ़ना हमारे को, आरएमएस वैल्यू पढ़ना है, उसके बाद 2 रैंडम इवेंट अगर एक साथ होते हैं, ठीक है ना, जैसे 2 रैंडम इवेंट, 2 रैंडम नंबर मैंने सोचा उनको ऐड करके कितना आएगा, तो 2 रैंडम इवेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगाएंगे यही पढ़ेंगे। तो एवरेज वैल्यू के लिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे 4 वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है, इन चारों वैल्यू का एवरेज पता लगाना हो तो तुम क्या करते हो, ऐड कर देते हो, है ना, ऐड करके 4 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पे जितनी वैल्यू थी सबको ऐड करके जितनी नंबर ऑफ वैल्यू उसे डिवाइड कर दिया, अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूँ कि एक क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 80 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है, 80 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 60 है और 20 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 90 है ना, तो पूरी टोटल क्लास का एवरेज मार्क्स क्या होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 वैल्यूज है ना, एक वैल्यू 60 है और दूसरी वैल्यू 90 है ना, तो तुम यहाँ पे 60 + 90/2 नहीं करोगे,
ना, ये करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि तुम देखो ये जो 60 मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का है ना, या इससे भी एक अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देंगे, तुम्हारे को बस फील होगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे अगर तुम किसी सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट लिए हो मान लिया कि, ठीक है, 4 सब्जेक्ट में तुम्हारे एवरेज मार्क्स 60 हैं, ठीक है, और एक 5वें सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स 90 है, तुम्हारा एवरेज मार्क्स क्या होगा। अब क्या एवरेज मार्क्स इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, नहीं होगा ना, ठीक है। ऐसे भी कर लें, अगर ऐसे कर लें तो मान लें कि किसी ने 10 सब्जेक्ट्स ले रखे हैं और एवरेज पासिंग मार्क्स कितना है, मान लिया कि 40 है, ठीक है। अगर इस तरह से एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी किया जा सकता है ना कि 9 सब्जेक्ट्स में 0 मार्क्स लाए, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में 90 मार्क्स ले आए, एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा, 45, पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि नहीं एवरेज मार्क्स 45 नहीं है, 9 में फेल हुआ है, 9 में 0 लाया, तो एवरेज 45 कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एवरेज मार्क्स निकालने का करेक्ट प्रोसीजर क्या है कि 9 सब्जेक्ट्स में कितने आए हैं, एवरेज मार्क्स पता लगाना है ना, तो हम क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स का ये फॉर्मूला टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टोटल मार्क्स तो आप कर रहे हो, ठीक है 0 + 90 तो कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 10 है ना, 9 + 1, लेकिन आप डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे करेंगे ना, 9 सब्जेक्ट में 0 0 मार्क्स है तो 9 × 0, ठीक है, प्लस 1 × 90 डिवाइडेड बाई 10, तो ये एवरेज मार्क्स कितना आ गया, 9 मार्क्स। ये जस्टिफाइड लग रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सैंपल की अगर अलग अलग एवरेज वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हर सैंपल का वेट, ठीक है, वो सैंपल का साइज क्या है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल सैंपल, ठीक है। जैसे ये एक 0 वाला एवरेज है ना, इस सैंपल का साइज क्या है, 9 विथ रिस्पेक्ट टू 10, तो हम ऐसे करेंगे ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/10 × 0 फर्स्ट एवरेज, और इसको तुम क्या कहोगे, फर्स्ट एवरेज का वेट, है ना, प्लस सेकेंड एवरेज 90 है और सेकेंड एवरेज का वेट कितना है, 1/10, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट 1 है ना, और एवरेज 1 प्लस वेट 2 एवरेज 2, और अलग अलग तरह के एवरेज हैं, ठीक है। तो हम टोटल एवरेज क्या लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू इक्वल टू समेशन ऑफ वेट i × एवरेज i इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ एवरेज वैल्यूज हैं, हाँ? तो ये तो हमने डिस्क्रीट में किया, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यूअस में इंटीग्रेट करते हैं, और फिर कंटिन्यूअस से एक तो डिस्क्रीट हो गया, डिफाइंड है, कंटिन्यूअस भी डिफाइंड है, और दूसरा रैंडम क्या हो जाएगा, वो डिफाइंड ही नहीं है, फिर रैंडम में करेंगे। कोई फंक्शन ft है, इसकी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है ना, इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना भी ड्यूरेशन है, जो भी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन पे इंटीग्रेट कर दो, ft/dt। इसको हम उस तरह से वेटेड एवरेज की तरह एनालाइज करके देखते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ओके। और अभी हमने ये पढ़ा है कि एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज के हेल्प से, वेट i × समेशन वेट i × जो एवरेज i होगा, जितने भी वेट हैं उसके सारे एवरेज। अब हमारे को ये फार्मूला अगर डिराइव करना है, यहाँ पे तो वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है ना। तो पिछले केस में क्या, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो
और उसका वेट देख लो। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि ये टोटल इंटरवल t है, ये टोटल इंटरवल t है और ये कहीं पे कांस्टेंट नहीं है। तो कहीं पे कांस्टेंट नहीं है तो हम एक बहुत छोटा सा इंटरवल लो, इतनी देर के लिए इसको तुम कांस्टेंट मान सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये छोटा सा इंटरवल जो है ये dt है, dt टेंस टू 0 है, तो इस इंटरवल के लिए हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ से 0 से लेकर के किसी भी टाइम t पे हमने एक dt इंटरवल लिया और हम ये मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है वो dt टाइम के लिए कांस्टेंट है। और यहाँ पे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, वैल्यू ft। तो हम ये कहेंगे ft इज कांस्टेंट, है ना, फॉर इंटरवल ऑफ dt, है ना। अच्छा, ये dt इंटरवल के लिए कांस्टेंट है, तो ft को तुम कांस्टेंट मानो तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ft होगी विद इन दैट इंटरवल, है ना। अब तुम ऐसे ऐसे कितने स्पेस बना सकते हो, अलग अलग इंटरवल लेकर के बहुत सारे dt बनाओ, इनफाइनाइट बनेंगे और हर इंटरवल पे अलग अलग वैल्यूज होंगी, हर इंटरवल के लिए अलग अलग ft होगा। ठीक है, तो हर इंटरवल में अलग अलग अपनी अपनी एवरेज वैल्यू होगी और वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो उसका फॉर्मूला तुम अब इस तरह से पता लगा सकते हो, कोई भी इंटरवल है उसकी वैल्यू जो होगी एवरेज वैल्यू वो ft पे कांस्टेंट होगी और उस इंटरवल का वेट कितना होगा, टोटल इंटरवल कैपिटल T है और इसका अपना इसकी वैल्यू कितनी है dt, तो dt बाई कैपिटल T उसका वेट हो जाएगा। तो ft इंटू, या इसको अभी हम डेल्टा t मानते हैं, डेल्टा t डिवाइडेड बाई कैपिटल T क्या होगा, इसका वेट हो जाएगा। और समेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, मैं सीधे ओवर एन इंटरवल t कर दूं, इस पूरे इंटरवल में छोटे छोटे लेकर स्पेस लेकर करो। और तुम्हारे ये अप्रोक्सीमेशन सही कब होगा, जब dt टेंस टू 0 होगा। तो यहाँ पे तुम लिमिट लगाओगे डेल्टा t टेंस टू 0 समेशन ओवर एन इंटरवल t और ft इंटू दिस। ठीक है, तो ये कैपिटल T कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और ये समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, यही तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है ना। या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो, जब तुमने t को बाहर ले लिया तो ये ft, ये t को बाहर ले लो इंटू डेल्टा t, और समेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइट इंटू डेल्टा t इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आगे बढ़ो, फिर तुम यही काम करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एरिया ही तो आ जाएगा। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर एन इंटरवल t ft dt। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम इसी तरीके से एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को, एक रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ आपको गिवन होगा, उस पीडीएफ के हेल्प से उस रैंडम वेरिएबल की एवरेज वैल्यू पता करेंगे। बस आपको ये देखना है, ट्रिक बस यहाँ पे है कि आपको वेट पता लगाना है। वेट कैसे पता लगाए हम, ठीक है। जैसे कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ आपको इस तरह से दिया हुआ है, पीडीएफ कैसा भी हो सकता है, पीडीएफ एक्स है और ये रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का वेरिएशन एक्स के साथ, है ना। और ये मान लो इसका रेंज है तो इसमें किसी भी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है,
जैसे अगर मैं पूछूं कि ये जो इवेंट है किसी भी रैंडम वैल्यू x पे होगा, ठीक है, ये अलग x है, ये x एक्सिस इंडिकेट करने के लिए, या इसको मैं y भी मान सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली x मान x ही ठीक है ना। इस ये रैंडम वेरिएबल x पे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम विड्थ dx मान लेते हैं, है ना, तो वो होता है pdf इंटू dx, तो हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, प्रोबेबिलिटी, मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम इवेंट x, है ना, टू बी स्मॉल x। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा, जो इवेंट है उसकी वैल्यू x हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, pdf x, या फिर मैं सीधे pdf भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं किया गया, बस x का फंक्शन है, मैं बस pdf लिख रहा हूँ, इंटू dx, है ना। अच्छा, और टोटल इवेंट के इस रेंज में, इसी रेंज में हमारे को एवरेज पता लगाना है ना, तो वेट हम इसी रेंज में पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टोटल रैंडम इवेंट है, ये x पे होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और टोटल इस पूरे रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। टोटल एरिया तो 1 ही होता है ना, इस रेंज के बीच में ये इवेंट रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और x पे रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ये x का वेट कितना हो गया, दिस डिवाइडेड बाई 1, है ना, तो हम कहेंगे वेट ऑफ x, है ना, मतलब ये वेट ऑफ x का मतलब क्या है कि कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x हो, उसका वेट, प्रोबेबिलिटी नहीं, वेट, है ना, pdf इंटू dx डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब तुम्हारे को इस पूरे की एवरेज वैल्यू पता लगानी है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेट और उस वेट की एवरेज वैल्यू क्या है ना, तो वेट ऑफ x क्या होगा, pdf x इंटू एक्स, है ना, और ये किसका है, x पे होने की है ना प्रोबेबिलिटी, तो x पे एवरेज वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट मान लो, x ही होगी ना, तुमने अभी वेट पता लगाया है, ओवरऑल एवरेज क्या होता है ना, wi इंटू एक्स आई, है ना, तो x पे एवरेज वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हाइट, सॉरी हाइट नहीं, ये x, ये हाइट तो pdf की वैल्यू बता रहा है, जैसे इवेंट कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x हो, है ना, तो स्मॉल x पे थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मानेंगे ना, आ रही बात समझ में, ठीक है, स्मॉल x पे कांस्टेंट मान लो, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी वहां पे, और उस x पे होने की प्रोबेबिलिटी उसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेट इसका pdf x इंटू dx है, ठीक है, और उसकी एवरेज वैल्यू थोड़ी देर के लिए x रहेगी, तो ये x इंटू pdf x dx, ये आ गया, और इसका समेशन करना है ना, या फिर हम कहेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन, ये जो भी इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में, इसका जो भी इंटरवल है, मैं इस इंटरवल को क्या लिख दूं, ये जो भी, इसको मैं a मान लेता हूं लेंथ, तो ये समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू जो है ना x रैंडम इवेंट कैपिटल X की, वो हाइट नहीं है, वो ये डिस्टेंस है भाई, इसकी कैपिटल X की वैल्यू x होगी ना, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये हाइट, इसकी जो वैल्यूज है वो ये सब, ये हाइट वैल्यूज नहीं है कैपिटल X की, कैपिटल X की वैल्यूज यहाँ पे 1 हो सकता है, 2x, मैंने हॉरिजॉन्टली दिखाया था ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल X के x होने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये इतने, अगर ये मुझे पता है तुम लोग भूल जाओगे, इतने कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रखेंगे, ठीक है, तुम बस इतना याद रखो कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, x pdf दिया रहेगा, x से मल्टीप्लाई करो, रेंज में इंटीग्रेट कर दो, ठीक है।
और कॉन्सेप्ट यही है, वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से हमने डिराइव कर दिया इसको। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से वो क्वेश्चन लेते हैं, है ना, उसमें देखते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या आती है। ये कितना है, 3 था ना, और ये हाइट 1/3 आ गई थी, ये 6 था। तो अब आपको ये पता लगाना है ये बल्ब के कितने दिन तक चलेगा बल्ब, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ईयर में, है ना। आपको ये बताना है कि ऑन एन एवरेज कितना चलेगा ये बल्ब, या फिर ऐसे मान लें कि 2 लाख बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो हो सकता है कोई बल्ब 1 साल चलेगा, कोई बल्ब हो सकता है 5 साल भी चल जाए, कोई बल्ब हो सकता है 4 साल भी चल जाए। तो सैंपल स्पेस अगर बहुत बड़ा है तो सारा बल्ब कितने कितने दिन तक चला, ठीक है, उनका एवरेज निकालोगे ना तो 3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, एवरेज का मतलब समझ रहे हो, रैंडम वेरिएबल में। तो अब तुम्हारे को इसमें क्या करना है, एक्स पीडीएफ एक्स करना है। तो पहले अब एक्स पीडीएफ एक्स करके क्या करना है, पूरे रेंज में इंटीग्रेट करना है ना। तो पूरे रेंज में आप यहाँ पे पीडीएफ का फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, तो पहले फॉर्मूला पता लगाओ और फिर वो इंटीग्रेशन पता करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा हाफ पेज में। तो 0 से लेकर के 3 तक जो फॉर्मूला है पीडीएफ एक्स, ये आ जाएगा 1/9 इंटू एक्स, और 3 से लेकर के 6 तक यहाँ पे स्लोप है -1/3 का, और 6 पे वैल्यू 0 है ना। y इक्वल टू -1/3x प्लस c, और x इक्वल टू जब 6 पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा, -1/3 इंटू 6 प्लस c, तो c इक्वल टू आ जाएगा 2। नहीं, स्लोप -1/9 है, c इक्वल टू 2/3 आ रहा है। तो 3 से 6 में पीडीएफ एक्स है 2/3 माइनस 1/9 एक्स। तो यहाँ पे x एवरेज जो आ जाएगा x पीडीएफ dx 0 to 3 1/9x dx प्लस x पीडीएफ dx करना होता है ना, x इंटू, तो यहाँ पे ये तो पीडीएफ की वैल्यू है ना, x से मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, तो x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस 3 to 6, पहले x से मल्टीप्लाई करो फिर पीडीएफ की वैल्यू पुट करो, 2/3 माइनस x/9 dx, और ये देखना है कि ये 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ जाएगा 1/9 x² dx का इंटीग्रेशन x³ 3 0 to 3 प्लस 3 to 6, ये 2/3x माइनस x² 9 dx, इसका इंटीग्रेशन। ये 1 आ जाएगा प्लस 2/3 3 to 6 x dx माइनस 1/9 x² dx इंटीग्रेशन 3 to 6।
ये कितना आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 9 आ जाएगा, तो 1 + 9 10 माइनस 1/9 1/27 हो जाएगा ये 27 इंटू 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 3 का क्यूब 27 है ना, तो 216 माइनस 27 ना 7 इंटू 27 हो जाएगा, क्योंकि 216 8 इंटू 27 होता है, ये 7 इंटू 27 ये 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन तुम इसको फील कर सकते हो, एवरेज 3 होगा। क्योंकि कुछ बल्ब हो सकते हैं बिल्कुल जल्दी खराब हो जाए, है ना, कुछ बल्ब हो सकते हैं उतनी प्रोबेबिलिटी के साथ, डेंसिटी देखो 6 साल टिक जाए, तो एवरेज कितना आ रहा है 3। कुछ बल्ब हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले, कुछ बल्ब हो सकता है उतना ही प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ से यहाँ तक चल सकता है, फिर इन दोनों का एवरेज 3। इसी तरह से आरएमएस है ना, आरएमएस या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू पता लगाना होता है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू कुछ नहीं, मीन स्क्वायर वैल्यू कोई नई क्वांटिटी नहीं है, मीन स्क्वायर वैल्यू भी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है कि एवरेज में हम क्या करते हैं, सिंपली जितनी वैल्यूज होती है उनकी एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं पहले सबका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और फिर एवरेज लेते हैं, समझ में आया मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे भी हम सारा प्रोसीजर यही, तो एवरेज निकालने का ही प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, बस वैल्यूज का क्या करना है हमारे को, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम x वैल्यूज होती है और पीडीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जो एवरेज वैल्यू है उसका वेट रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। ये किसका होने का वेट रिप्रेजेंट करता है, x के x होने का वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे को मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, सारी स्क्वायर वैल्यू का एवरेज करना है, तो एक एक्स स्क्वायर तो तुम इसको कांस्टेंट मानो, ठीक है, और इसका वेट कितना होगा, इसके x होने का वेट तो फिर से पीडीएफ x ही होगा, पीडीएफ x है ना, ठीक है, और फिर इसको पीडीएफ x dx होता है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये इसका वेट हो जाता है, और तुम इसको अब इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि वेट हम ले रहे नीचे में 1 तो है ही, तो ये आ जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x हैविंग PDFX, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDFX गिवन है। तो अब इसी तरह से हम मीन स्क्वायर एरर डिफाइन करते हैं। मीन स्क्वायर एरर का मतलब क्या होगा, जितने भी एरर आ रहे हैं, ठीक है, एरर हम कहां से मेजर करेंगे, वैल्यू जो हो सकती है ये 0 से लेकर के 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है। एवरेज क्या है इसका, तुमने दिमाग में एवरेज 3 सोच रखा है, लेकिन वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो वो एरर आएगा, ठीक है। तो किसी एरर की वैल्यू क्या होगी, x माइनस एक्स बार, किसी भी टाइम पे एरर x माइनस एक्स बार होगी, x बार वैल्यू तो फिक्स है ना, ठीक है। और ये वैल्यू क्या, ये वेरिएबल है, ये इसका वेट, ये वैल्यू
कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ आए कि वो पीडीएफ से पता लगाया जाएगा, है ना। तो एरर ई ये कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ अकर करेगी, इसको कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? पीडीएफ ऑफ एक्स ही डिसाइड करेगा ना। एक्स जितनी प्रोबेबिलिटी के साथ एक्स हो सकता है उसका एरर भी उतनी प्रोबेबिलिटी के साथ होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ये बल्ब जितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, जैसे 2 साल चलेगा, आपने एवरेज 3 साल पता लगा रखा है, तो एरर 1 ईयर का आएगा ना। अब 1 ईयर का एरर ज्यादा आएगा, कब ज्यादा आएगा? जब 2 साल चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 2 साल के करस्पॉन्डिंग एरर कितना आ रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी 2 साल बल्ब कितने प्रोबेबिलिटी के साथ चलेगा वही डिफाइन करेगा। तो अगर E इज द एरर करस्पॉन्डिंग टू x, तो E का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो x की प्रोबेबिलिटी के बराबर ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? E की जो प्रोबेबिलिटी वो x के साथ जुड़ा हुआ है, तो x जितनी प्रोबेबिलिटी के साथ x होगा उतनी प्रोबेबिलिटी के साथ ये एरर आ जाएगा x के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो अगर मीन स्क्वायर एरर पता लगाना हो तो आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इसका मीन पता लगाना है, तो या फिर एरर का स्क्वायर और इसका मीन पता लगाना है ना, तो इसका वेट, और इसका वेट कौन डिसाइड करेगा? x का प्रोबेबिलिटी। x जितनी प्रोबेबिलिटी के साथ x होगा तो x की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? pdf x dx। तो ये क्या हो जाएगा? मीन स्क्वायर एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कम्युनिकेशन में। मीन स्क्वायर एरर, और इसी को हम सिस्टम का वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कम्युनिकेशन में, इसको हम वेरिएंस कहते हैं। समझ में आ गया? तुम्हारे को पीडीएफ दिया हुआ है, बस आप ई स्क्वायर कीजिए। ई स्क्वायर कैसे करोगे? पहले तुम एवरेज पता लगा लो, एवरेज एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि ये 3 आ रहा है हमारे केस में। फिर तुम क्या करोगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर और पीडीएफ x से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इंटीग्रेट कर दोगे, तो वो इसका वेरिएंस आ जाएगा। और वेरिएंस का रूट क्या आ जाएगा? सिग्मा। वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है। तो सिग्मा को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तुम अभी क्या कर रहे थे? जितने भी डेविएशन थे, ई को ही हम डेविएशन कहेंगे ना, उन सारे डेविएशन का स्क्वायर करके एवरेज ले रहे थे ना, ठीक है। तो एवरेज डेविएशन आ गया, एवरेज डेविएशन का स्क्वायर आया ना, ठीक है। फिर रूट ले लो तो एवरेज डेविएशन आएगा, उसको हम एवरेज डेविएशन लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। सीधे सीधे ई का एवरेज क्यों नहीं निकाल लेते? पहले ई का स्क्वायर किया, फिर एवरेज निकाला, फिर रूट किया, सीधे सीधे एवरेज ले ले। एरर है, लेकिन अगर एरर है तो एरर मिल कहना चाहिए ना कि एरर मिल रहा है। पॉजिटिव में भी एरर किया, नेगेटिव में भी बहुत बड़ा बड़ा एरर किया, एवरेज होकर के, ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है? बिना किसी एरर का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका एरर सही से पता चले तो सारी एरर का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इसका रूट करके, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ओके, तो इसके बारे में भी हम आगे भी बात करेंगे कम्युनिकेशन में, ठीक है। मीन स्क्वायर वैल्यू, अभी हमने मीन स्क्वायर एरर पता लगाया है। मीन स्क्वायर एरर या फिर वेरिएंस, है ना, मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज में रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये सब और आगे देखेंगे कम्युनिकेशन में। बीच बीच में और भी मैथमेटिक्स वही बहुत पढ़ना है ना, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, कोरिलेशन फंक्शन, ये सब भी पढ़ना है। तो इतना करने के बाद हम भी इस पे हम बहुत नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर उसके बाद इसका यूज़ क्वांटाइजेशन में होगा। सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ लिया, सैम्पलिंग के बाद हमारे को नेक्स्ट स्टेप डिजिटल कम्युनिकेशन में क्वांटाइजेशन पढ़ना है। तो क्वांटाइजेशन में इसका यूज़ है मीन स्क्वायर एरर का और वेरिएंस का, तो इसको यूज़ करेंगे वहाँ पे, फिर आके डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे।